चलिए जिक्र जम्मू कश्मीर का फटाफट से एक बार फिर से करते हैं और बात राजनीतिक गलियारों की करते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की दहाड़ देखने को मिली है। कुछ देर में हम सुनवाएंगे, लेकिन पीडीपी एनसी पर कांग्रेस जमकर बरसी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पीडीपी एनसी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। ये कांग्रेस कह रही है लोगों को बेवकूफ बनाना कोई महबूबा मुफ्ती से सीखे, ये हम नहीं, कांग्रेस कह रही है। लोगों के हाथों में बंदूक थमाती है महबूबा मुफ्ती। वकार रसूल वानी साहब आज बोले हैं। थोड़े दिन की खामोशी उनकी रही, लेकिन आज जब बोले तो तगड़ा बोले और तंज बखूबी कसते हुए नजर आए। हाँ, हालांकि वरिष्ठ नेता कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साहब भी मौजूद थे। आप खास तौर पर लोगों को देख सकते हैं कि लोग वहां पर कितनी तादाद में थे, अच्छी खासी तादाद थी। लेकिन आज सबकी नजरें वकार रसूल वानी साहब पे रही। आपको सुनवाएंगे सबसे पहले वकार रसूल वानी को, उसके बाद गुलाम नबी आजाद को भी सुनवाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन इस बाइट को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आरोप बड़ा लगाया गया है एनसी पर भी, पीडीपी पर भी, कांग्रेस की तरफ से। सुनिए क्या कुछ कहा गया है वकार रसूल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुनिए। अगर आज पार्लियामेंट के अंदर बात तक नहीं की, अरे मेरे भाइयों, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, ये पीडीपी वाले हैं, ये ऑलरेडी बीजेपी के साथ मिले। आज महबूबा मुफ्ती आती है, अब तालिबान को भी वो ढूंढ रही है, अब आजादी को भी वो ढूंढ रही है। तब महबूबा मुफ्ती कहां गई थी? जब गुलाम नबी आजाद साहब ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को, महबूबा मुफ्ती को ये कहा था कि हरगिज़ बीजेपी के साथ मत जाओ, ये हमारे इस रियासत की तबाही कर देंगे। तब इन्होंने नहीं माना, तब बीजेपी वालों से इलेक्शन के जान लिए, तब बीजेपी वालों से इलेक्शन फंड लिया और उनके साथ हुकूमत बनाई। आज रो रहे हैं कि अब की हुकूमत हमको 370 चाहिए, आजादी चाहिए, तालिबान चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए। ये मगरमच्छ के आंसू ये दोनों जमातें झूठी बहा रही है, ये पूरा बीजेपी के साथ मिले। 1947 से लेकर आज तक एक जमात है जो न कभी बीजेपी से मिली है, वो कांग्रेस जमात है, न मिलेगी। वहां से मिलेगा। ये सारे लोग, फारूक अब्दुल्ला भी बीजेपी के साथ अलायंस में रहा, उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी का मिनिस्टर था उनकी गवर्नमेंट में। ये आपको भूत झूठ बोल रहे हैं बीजेपी, लेकिन कांग्रेस का भी इनके साथ नहीं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जनाब चलिए अब आपको गुलाम नबी आजाद को भी सुनवाते हैं, क्योंकि वकार रसूल साहब को तो आपने सुना क्या कुछ कहा, जहर उगला गया पीडीपी पर और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब भी मौजूद थे, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, खासतौर पर जम्मू कश्मीर स्टेट को लेकर बोले हैं, 370 को लेकर बोला गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं, फिर खास मेहमान के पास चलते हैं। पीडीपी से इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस से इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुनिए गुलाम नबी आजाद साहब क्या कहते हैं। इजाजत उनको अभी जाने की थी नहीं, लेकिन मैं मिनिस्टर था तो मैं उसी रास्ते से अंदर जाता आता था, सिर्फ इनॉग्रेशन नहीं किया। तो ये सब पुरानी, आज कोई नई चीज नहीं दिखती। हाँ, टेलीविजन में मैं भी सुनता हूं कि बहुत चीजें बनी। तो मेरे कहने का मकसद कि बात हो गया, हमने सुन लिया। 7 साल से हम देख रहे हैं, जिस वक्त स्टेट के 2 हिस्से किए गए थे, उस वक्त हमें बनाया गया, हमें दिन में ही तारे दिखाए गए कि यूटी बनेगी, यहां सड़कों का जाल होगा, यहां इंडस्ट्रीज का जाल होगा। मैंने इसी फरवरी में कहा था कि नई इंडस्ट्री तो कोई आई नहीं, लेकिन जम्मू में, ये पार्लियामेंट में मैंने बताया और किसी ने उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। मैं कहा 13,000 इंडस्ट्री थी कठुआ, सांबा और जम्मू में, और उसमें से 7,500 तो बंद हो गई है 2 साल। अब ये बंद करने के लिए आप आए थे कि नई बनाने के लिए आए थे? और कश्मीर की तो बिल्कुल शायद सभी बंद, तो सब उल्टा हो गया।
जिस बहाने जो बहाना किया गया था कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बेकारी हटेगी, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, अस्पताल नए खुलेंगे, कॉलेज नए खुलेंगे, कहां है वो कॉलेज, कहां उनकी बिल्डिंगें, कहां अस्पतालों की बिल्डिंगें? जो हमने छोड़ी थी वही बनी है, जो मैंने मंजूर की थी वो भी आप पूरे। तो आपने सुना कि वकार साहब क्या कुछ कह रहे थे और गुलाम नबी आजाद साहब क्या कुछ कह रहे थे। गुलाम नबी आजाद साहब स्टेट हुड को लेकर कह रहे थे और कह रहे थे कि जी हमने तो काम किए हैं, लेकिन बीजेपी बता रही है कि हमने काम किए हैं। फिलहाल वकार साहब को तो आपने इससे पहले सुना कि महबूबा मुफ्ती को किस तरीके से वो घेरते हुए नजर आए और एनसी को कहा कि बीजेपी के साथ तो भैया आप लोग हाथ मिलाते हैं, कांग्रेस ने तो ना कभी हाथ मिलाया और काम भी कांग्रेस ने करके दिखाया। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता इस वक्त जहान जेब साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। महबूब बेग साहब हैं, पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए, हमें समय देने के लिए। बेग साहब सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बड़ा वार किया गया है वकार साहब की खामोशी कुछ दिनों से हम देख रहे थे। गुलाम नबी आजाद साहब तो आते हैं, बोलते हैं, कई बातें कहते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वकार साहब आज खुल के बोले हैं और कह रहे हैं कि पीडीपी ने हाथ मिलाया, बीजेपी से सत्यानाश कर दिया जम्मू कश्मीर का। और यही नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि पीडीपी का अभी भी हाथ मिला हुआ है बीजेपी से। वो तो दिखावे के लिए महबूबा मुफ्ती सिर्फ बयान देती हैं पीडीपी के खिलाफ, लेकिन दिल्ली से जो कहा जाता है वही महबूबा मुफ्ती करते हैं जम्मू कश्मीर के। देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, उनकी जानकारी के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स जब आए 2014 में तो 3 महीने लगे हमको उनके साथ अलायंस करने में, जिसको एजेंडा ऑफ अलायंस बोलते हैं, जिसमें हमने बीजेपी को एग्री करवा लिया कि अगर हमारे साथ अलायंस करना है और फिर उनको आर्टिकल 370 और 35A जो हमेशा से उनके मैनिफेस्टो में रहा है उस पे बात करनी बंद करनी होगी, उस पे वो बात नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा जब तक वो हमारे साथ अलायंस में थे वो अपने जिस पे उनका वजूद है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन या 35A का, वो बिल्कुल उस पे एक बार भी बात नहीं कर सके, क्योंकि एजेंडा ऑफ अलायंस में हमने पाबंद किया था बीजेपी को कि वो अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वो कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है उसके बारे में या उसके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, और बिल्कुल उन्होंने उस दौरान ऐसी कोई बात नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उन्होंने उनको सपोर्ट विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि वो सफोकेटेड फील कर रहे थे हमारे साथ चलने के लिए। तो उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ किया और सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद वो जो भी किया उन्होंने उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर जब तक वो हमारे साथ थे वो एजेंडा ऑफ अलायंस के पाबंद थे और एजेंडा ऑफ अलायंस में उनसे हमने एग्रीमेंट किया था कि वो 35A और आर्टिकल 370 की बात बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, लेकिन बेग साहब एक क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर जहान जेब साहब के पास जाता हूं, फिर लौटूंगा आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वकार साहब ने यह भी कहा है कि हाँ दिल्ली के अंदर जो सर्वदलीय बैठक हुई, दिल्ली तक महबूबा मुफ्ती गई, लेकिन 370 के बारे में कोई बात नहीं हुई। वो ये भी बात कहते हुए नजर आए हैं, चाहती तो महबूबा मुफ्ती बोल सकती थी, हालांकि वहां पर सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई थी, लेकिन वकार साहब ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि 370 को गढ़ते हुए महबूबा मुफ्ती थकती नहीं है, लोगों को बताती हुई थकती नहीं है, उसके लिए तो एक शब्द दिल्ली के अंदर नहीं बोला जाता, सिर्फ गुमराह करती हैं। इस पे एक क्वेश्चन आंसर प्लीज। उनको आजाद साहब से पूछना चाहिए, आजाद साहब से कंफर्म करना चाहिए। आजाद साहब उस मीटिंग में बैठे थे, बल्कि जब महबूबा जी आर्टिकल 370 की बात कर रही थी तो मुजफ्फर बेग साहब ने उनको इंटरवीन किया ये कहके कि आप इस पे बात नहीं कीजिए क्योंकि ये सब जुडिस है, मगर उसके बावजूद महबूबा जी ने अपनी बात पूरी कर दी और ये कहा कि लोग एलिनेटेड हैं और 5 अगस्त को जो हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ जो उन्होंने वहां किया, 5 अगस्त को जो हुआ है उससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग
एलिनेटेड फील कर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं। उनको रिलीफ मिलना चाहिए उस सफोकेशन से और उससे। और यहाँ आपको मैं एक और बात बताऊं जी, अगर मुजफ्फर बेग साहब ने इनको कहा था कि ये सब जुडिस है, उनको प्राइम मिनिस्टर को भी बताना चाहिए था कि वो वेस्ट बंगाल लेके क्यों सब जुडिस मामले पे बात कर रहे हैं। वो बात नहीं की, मगर हम अंदर भी बाहर भी हर फोरम पे इस बात को उठाते रहे हैं। बल्कि ये लोग जो ये नैरेटिव यहाँ खड़ा कर रहे हैं, स्टेटहुड का नैरेटिव, हम कहते हैं न स्टेटहुड नैरेटिव है न इलेक्शंस नैरेटिव है। स्टेटहुड हमारी स्टेटहुड से हमको डिग्रेड करके हमारी ह्यूमिलेशन की गई थी, इसलिए ये डिमांड नहीं बन सकती है। डिमांड है 5 अगस्त को जो स्पेशल पोजीशन हमसे छीन ली गई, उस स्पेशल पोजीशन को बहाल करना। लेकिन सर वो तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट में है सर। सवाल तो ये भी होता है ना कि अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं लोगों को कि हाँ 370 हम वापसी करेंगे, कैसे, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अभी चल रहा है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल में आर्टिकल 370 की बात क्यों करते हैं? ठीक है, वो उनके लिए सब जुडिस नहीं है। ठीक है, हमारा मानना है जहां तक पीडीपी प्लेटफॉर्म और फोरम का सवाल है, हम हर जगह बात उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं लौट रहा हूँ और पीसफुली ये करते रहे। ठीक है, जहांगीर साहब सुन रहे हैं ना आप? मैं 370 पे भी आऊंगा क्योंकि सवाल कई पूछे हैं बेग साहब ने, लेकिन मैं आपसे एक सवाल लेना चाह रहा हूं सबसे पहले, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जहांगीर साहब, आज आजाद साहब भी बोले हैं, वकार साहब भी बोले हैं, क्या आपको डर है जो आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सब बातें कह रहे हैं, क्या नेशनल लेवल पर आप हैं? क्योंकि पहले हमने आपकी बातें सुनी है, गुलाम नबी आजाद साहब हो या फिर कई वरिष्ठ नेता वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो सभी रीजनल पार्टी को एक होना होगा। कांग्रेस का भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हमेशा आगे रही है, राहुल गांधी साहब की तस्वीर भी हम देख चुके हैं, लेकिन अब थोड़ी बदली भाषा नजर आ रही है। क्या नेशनल लेवल का डर है कि आपकी पार्टी नेशनल लेवल पर भी है तो हमें सब कुछ देखना है, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं देखना, और उसी को लेकर खासतौर पर बयानात हम देख रहे हैं? जी हर्ष जी, देखिए मैं आपको ये चीज क्लियर कर लूं कि जिस तरह से महबूब बेग साहब बता रहे थे, काफी सीनियर नेता है पीडीपी के, लेकिन महबूब बेग साहब को इतनी कहानी सुनाने की बजाय साफ तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों से एक पॉलिटिकल ब्लंडर के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो मुफ्ती साहब से हुई, जो महबूबा जी से हुई, जो उन्होंने लोगों के मैंडेट का उस वक्त पे कत्ल किया, ये उनसे गलती हुई, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग ये बात जानकर उनको बख्श देंगे कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। दूसरी बात जो महबूब बेग साहब ने कही कि पीडीपी ने विड्रॉ कर लिया, तो महबूब साहब तारीख के पन्नों को थोड़ा सा पलट कर देख लीजिए, बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। खैर हम पिछली बातों में जाएंगे ही नहीं। जो बातें आज वकार साहब ने और आजाद साहब ने कही, यकीनन बहुत दुरुस्त कही। इस देश में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 विचारधाराएं हैं, इसके अलावा कोई विचारधारा नहीं है। जिस चीज को माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया कि इस देश में या तो आप भाजपा आरएसएस के साथ, उनकी देश विरोधी गतिविधियों के साथ रह सकते हैं, या तो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, कांग्रेस के साथ रह सकते हैं, या तो इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ रह सकते हैं, या तो जम्मू कश्मीर के भले के लिए कांग्रेस के साथ रह सकते हैं। नहीं सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आपको नेशनल हुकअप का डर है क्या? नेशनल लेवल की पार्टी है इसलिए हम ये बयानात सुन रहे हैं। चलिए हिंदू मुस्लिम पे मैं अभी नहीं जाता हूं क्योंकि डिबेट कहीं और चली जाएगी, अभी उत्तर प्रदेश और कई जगह इलेक्शन होने में, बात जम्मू कश्मीर की कर रहा हूं। डर है आपको जहांगीर साहब? सर आवाज मिल रही है आपको? कश्मीर जी हर्ष जी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक ही स्टैंड है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता की जो जबान कश्मीर में रहती है, कांग्रेस नहीं सर, मैं ये बात उस आधार पे कह रहा हूं ना, ठीक है, मैं ये बात उस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि जब गुप्कार बना था कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन कई नेताओं के बयानात मैंने सुने थे, वो कह रहे थे कि अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा।
अब जो बात आप लोगों ने पहले कर दी कि रीजनल पार्टी को एक होना होगा, हालांकि आपका स्टैंड नहीं था और आप नेशनल लेवल की पार्टी हैं तो अपना सोचेंगे बखूबी, लेकिन अब आप उसी पीडीपी को, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना कुछ कह रहे हैं, पहले के बयानात और अब के बयानात को रख रहा हूं सर मैं, और कुछ नहीं कह रहा। देखिए हर्ष जी, कांग्रेस पार्टी को रीजनल पार्टीज की जरूरत नहीं है, रीजनल पार्टीज को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है एक अम्ब्रेला के लिए। और कांग्रेस पार्टी प्रत्येक उस विचारधारा को अपने साथ, अपने अंदर समेटती है जिसके मन में देश बचाने की विचारधारा हो। यदि जम्मू कश्मीर में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ये स्टैंड लेकर चलती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को भला हो, उन पार्टियों के लिए जम्मू कश्मीर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी समय पे कोई भी देश विरोधी बात करेगी तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उसका साथ नहीं देगी। चलिए ठीक है, मैं बेग साहब का एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि ठीक है मेरे को और भी सवाल लेने। जैन साहब, अभी बेग साहब ने बोला कि 370 पर दिल्ली के अंदर महबूबा मुफ्ती बोलना चाहती थी, लेकिन आजाद साहब ने मना कर दिया। आजाद साहब को लेकर भी वो सवाल कर रहे हैं कि 370 को लेकर तो हम बोल रहे थे, लेकिन क्यों आखिर ऐसा हुआ कि आजाद साहब ने टोक दिया? आजाद साहब ने मना नहीं किया। बेग साहब आपने यही कहा? मना नहीं किया, मुजफ्फर बेग साहब ने मना किया। ठीक है, मुजफ्फर बेग साहब को पद्मश्री अवार्ड पकड़ना था, उन्होंने तो मना करना ही था। मुजफ्फर बेग साहब को 24 जून की मीटिंग में कश्मीरियों की आवाज के गला घोटने का सिला मिल गया, उनको पद्मश्री अवार्ड मिल गया। तो आप अपने इस क्वेश्चन को चेंज करिए, उनको इंटरवेन मुजफ्फर बेग साहब आपने यही कहा ना। बेग साहब एक मिनट, जहांजेब साहब मैं क्लियर कर दूं, ये मैंने नहीं कहा है। जहांजेब साहब एक मिनट, बेग साहब आप यही कह रहे हैं कि 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती बोलना चाहती थी दिल्ली के अंदर, लेकिन कांग्रेस थी जिसने मना कर दिया, कहा कि आगे बात को बढ़ाइए। मैंने कहा, आपने पूछा कि उन्होंने वहां बात क्यों नहीं की आर्टिकल 370 की। मैंने कहा कि उन्होंने बात की, बल्कि मैं कंफर्म कर रहा था आपको कि बात की उन्होंने आर्टिकल 370 को लेके, मगर मुजफ्फर बेग साहब ने इंटरवीन किया, उसके बाद भी उन्होंने अपना ये पॉइंट पूरा किया और कहा कि वहां लोग एलिनेटेड हैं 5 अगस्त के बाद, इसलिए जिस पे बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि मान लिया कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी है, इसको दूर करना है, जो उन्होंने अभी तक नहीं की। ठीक है जयंत सेठ साहब, आपने सुन लिया ना कि पीडीपी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा उस वक्त? फिर मैं भी एक सवाल ले रहा हूं। हमने ये स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीना गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस का मर्डर किया गया है, 3 साल से हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेसी के नाम पे तानाशाही थोपी गई है, डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ पे कलंक लगाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। इन सभी एस्पिरेशंस की बात, चलिए ठीक है, जनता पार्टी के नेता साहब आज कार्यकारिणी मीटिंग में बिजी है, नहीं तो मैं उनसे भी सवाल का जवाब ले लेता सर। ठीक है, आप पीडीपी की बात करेगा, बीजेपी की बात मैं जरूर करता। आज कार्यकारिणी की मीटिंग है, वहां पर सब बिजी हैं, इसलिए नहीं आ पाए हैं। अब एक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकरीरें हो रही हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा आरएसपुरा के अंदर हो या फिर कहीं पे भी हो, वो जा रही हैं और खासतौर पर उन नाकामियों को बता रही हैं कि बीजेपी की नाकामियां क्या रही हैं, अन्य पार्टियों की नाकामियां क्या रही हैं। लेकिन क्या आपके पास इस वक्त एजेंडा है? आप 370 की अगर बात करते हैं तो 370 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। क्या एजेंडा लेकर, आप तो सीनियर साथी हैं पीडीपी के, क्या एजेंडा लेकर बीजेपी जा रही है कि क्या हम जम्मू कश्मीर को देंगे अगर आगे आने वाले समय में महबूबा मुफ्ती साहिबा दोबारा आती हैं तो? नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूं ना, एक तो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं और डेवलपमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक इश्यूज है। पहले हम तो कहते हैं, आप कह रहे हैं हमारे लिए इलेक्शंस और स्टेटहुड बिल्कुल कोई प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर में, बल्कि लद्दाख में भी जो सिचुएशन बनी हुई है, हमारे सामने इलेक्शंस, हमारे सामने हुकूमत, हमारे सामने स्टेटहुड, ये बिल्कुल कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सामने इस वक्त प्रायोरिटी ये है जो हमको कानून ने, आईन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक, जो स्पेशल पोजीशन दी थी, उसको रेस्टोर करने के लिए जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स हूं, पीसफुल मीन्स हूं, वो हम करते रहेंगे और हर फोरम, हर प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे
जब तक वो स्पेशल पोजीशन हमारी रिस्टोर नहीं होगी, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमसे वादा किया गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट का हम एहतराम करते हैं, मगर पार्लियामेंट से ऊपर भी एक बहुत बड़ी चीज है, एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट से इस पूरे देश को चलाना है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हुकूक दिए थे, स्पेशल पोजीशन दी थी, जिसको आर्टिकल 370 या 35 से कहते हैं, उसका रेस्टोरेशन हमारे पास प्रायोरिटी है। और ये स्टेटहुड या बाकी चीजें हमारे इलेक्शंस हमारे लिए कोई भी प्रायोरिटी। तो सर मैं तो यही कह रहा हूं ना कि 370 आप कह रहे हैं कि हाँ हमारी प्रायोरिटी है कि आप जो स्पेशल चीजें जम्मू कश्मीर से छीनी गई हैं वो हम वापस देंगे, लेकिन 370 का मसला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, कैसे वापस देंगे आप? जनता को क्या समझाएंगे? भैया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो केस चलेगा, केस लड़ना होगा, लेकिन 370 पीडीपी महबूबा मुफ्ती नहीं दे सकती है ना वापस, वो तो केंद्र की तरफ से हटा दिया गया। महबूबा मुफ्ती तो 370 अब वापस नहीं दे देंगे कि लीजिए हम 370 आपको दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बेग साहब, बेग साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, बेग साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं अभी बेग साहब से वही सवाल लूंगा। लेकिन जहांगीर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, एजेंडा बता दिया पीडीपी ने, आपके पास सिर्फ एजेंडा स्टेटहुड का ही है, क्योंकि अगर हम बात करें गुलाम नबी आजाद साहब को, वो स्टेटहुड को लेकर बोल रहे हैं, मीर साहब का जिक्र करते हैं वो स्टेटहुड को लेकर बोल रहे हैं, आप भी अभी डिबेट में स्टेटहुड को लेकर बोल रहे हैं, तो क्या स्टेटहुड ही आपका मुद्दा रहेगा आगे आने वाले समय में? क्योंकि अभी रैलियां हो रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि भैया स्टेटहुड वापस दे दो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे ना, वो तो कह गए जी हम तो परिसीमन कराएंगे, उसके बाद इलेक्शन भी होंगे, स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा, फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं? हमारा इलेक्शन का जहां तक एजेंडा का ताल्लुक है वो सिर्फ स्टेटहुड नहीं है, मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं। स्टेटहुड वन ऑफ द एजेंडाज है, पर हकीकत में जो यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस का मर्डर किया गया, आप 2019 से पहले का अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देख लीजिए और आज की अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देख लीजिए। आप पेस ऑफ डेवलपमेंट 2019 से पहले का देख लीजिए और पेस ऑफ डेवलपमेंट अब देख लीजिए। आप रीसेंट किलिंग्स देख लीजिए, आप इंक्रीज इन मिलिटेंसी देख लीजिए। हर सतह पर भारतीय जनता पार्टी की ये डिक्टेटर सरकार विफल रही। और जिस गृह मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, उसने सदन के पटल पे देश को झूठ कहा है। जम्मू के मंच से झूठ बोलना तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। इस देश के गृह मंत्री को झूठ बोलने की आदत है, वो हर मंच से हर पटल से नहीं बोलता है। देखिए आप लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री साहब ने झूठ बोला, लेकिन गृह मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि जो मैंने संसद में उन्होंने 3 बातें ही तो कही थी ना, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी देंगे, इलेक्शन भी होंगे, परिस्थितियां बिल्कुल सही हो जाएंगी जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर होना चाहिए। अभी हम केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं लेकिन राज्य का दर्जा जरूर देंगे, यही बातें उन्होंने बोली। अब तकरीर करने आए तो यही बातें उन्होंने बोली। उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो हम स्टेटहुड दे देंगे, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। बार बार उन्हीं की ओर से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि यहाँ के हालात सामान्य है। अगर यहाँ के हालात सामान्य है तो स्टेटहुड क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर, इस जन्नत कश्मीर को जहन्नम बना दिया अपनी पॉलिसीज से। माननीय अमित शाह जी गुजरातियों को खुश करने के लिए, वहां के कुछ बिजनेसमैनों को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का गला घोट रहे हैं। उनको फुर्सत नहीं है अडानी और अंबानी से बाहर निकल के जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचने की। कोई भी पार्टी दूध की दूध नहीं है सर। मैं भी राजस्थान जा सकता हूं, मैं भी छत्तीसगढ़ जा सकता हूं, मैं जानिरा जम्मू कश्मीर पे रहिएगा तो बेहतर होगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। बेग साहब से मेरा संपर्क हो गया है। बेग साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बेग साहब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल स्टेटस छीना गया जम्मू कश्मीर से, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख इन रीजन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि जो जवाब आपने दिया उसमें मेरा सवाल का जो जवाब था वो नहीं मिला है, क्योंकि 370 तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है। तो किस आधार पर आप कहेंगे? ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप 370 लीजिए, हमें वोट दीजिए अगर आगे आने वाले समय में इलेक्शन होते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन वो तो जम्मू कश्मीर के अंदर है ना अभी खास तौर पर मसला। देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए प्लीज।
जब मैं ये कह रहा हूं आपसे, कैसे क्या पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स का, पॉलिटिकल फोरम्स का यूज करके अपनी बात बताते हैं। डेमोक्रेसी में बैटल ऑफ आइडियाज होता है। इनकी एक सोच है, राइट विंग सोच है, हमारी सोच अलग है, मुख्तलिफ है। हमने पहले भी, आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने आज नहीं, उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने कहा ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अलायंस है, इनका कॉमन, मगर एक रीजन को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। जम्मू रीजन में टोटल मैंडेट मिला था बीजेपी को, यहाँ हमको मिला था मैंडेट। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही रियासत थी, इसलिए हम एक रीजन का मैंडेट रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, इग्नोर नहीं कर सकते थे। वहां खुदा न खास्ता आग लग सकती थी अगर हम उनका मैंडेट इग्नोर करते थे। इसलिए उनका मैंडेट हमने इग्नोर नहीं किया, एग्रीमेंट टेक किया, जिसको एजेंडा ऑफ अलायंस बोलते हैं, उसके किया। बाकी आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में हिबस कॉर्पस, हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अगर मैं आपको याद दिला दूं, लैंड ग्रांट्स बिल फारूक साहब ने फिर रेफर की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में दम तोड़ चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट में मर गई है। ठीक है सर, मैं आप ही की बात को कोट करूंगा। बेग साहब, मैं आप ही की बात, हाँ बेग साहब मैं आप ही की बात को कोट करता हूं। बेग साहब आप सीनियर है काफी, आपने यही कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बहुत केस हो रहे हैं, उसका कुछ हो नहीं रहा, तो फिर आप खासतौर पर लोगों को कैसे बताएंगे कि जी हम तो लड़ रहे हैं? लोग तो ये समझेंगे ना, जब बाकियों का कुछ नहीं हो रहा तो 370 पे पीडीपी क्या करेगी? आप ही की तो बात है ना, आप कह रहे हैं कि तमाम जो देखिए मैं आपको बताऊंगा, 70 साल से बीजेपी कह रही थी कि हम 370 उड़ा देंगे, 70 साल लगे उनको, वो कहते थे हम 35 से उड़ा देंगे। हमको उनसे सबक हासिल करना चाहिए। अगर हमको 70 महीने भी लगते हैं, हम तब तक ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसको अप्रूव किया था फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने, नेहरू जी ने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो, जिसको ये बहुत बड़ा रहनुमा मानते हैं, वो होम मिनिस्टर थे जब इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। हमारा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती हुई है 5 अगस्त 2019 को, इसलिए हम पीसफुली डेमोक्रेटिकली एज पॉलिटिकल पार्टी हर फोरम पे, हर जगह इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक है सर, मेरे पास कम है। डेवलपमेंट आपके लिए मुद्दा है? डेवलपमेंट आपके लिए मुद्दा है बेग साहब? डेवलपमेंट आपके लिए मुद्दा है? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। एक बात मैं और बताऊंगा, आपने अच्छा याद दिलाया। इन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ डेवलपमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, यहाँ पे टेररिज्म खत्म होगा। इन तीनों की आप देख लीजिए 2 साल ठीक है। जहांजेब साहब आपसे एक कमेंट ले रहा हूं। जहांजेब साहब, क्या डेवलपमेंट आपके लिए मुद्दा है? क्योंकि कहीं हम नहीं सुन रहे हैं, ना गुलाम नबी आजाद साहब, ना मीर साहब, वकार रसूल साहब, किसी ने डेवलपमेंट की बात नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि हमने सब बनाए थे, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, सब कुछ हमने किया, लेकिन आप अपना आगे का नहीं बता रहे हैं एजेंडा कि हाँ अगर हम आगे आएंगे तो क्या करेंगे। जी हर्ष जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आप कह रहे हैं कि हमने कहीं नहीं सुना, तो कांग्रेस पार्टी 15 दिन के जन जागरण अभियान पर है, जिसमें नहीं, वो बीजेपी की नाकामियां बता रही है सर। मैंने कल ही एक बाइट चलाई थी, कश्मीर के अंदर जन जागरण अभियान जो आपका चल रहा है, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी की नाकामियां गिनाने आए हैं, जन जागरण अभियान में बीजेपी की नाकामियां गिनाएंगे, ये कहा जा रहा है सर। मैंने चलाई है सर वो बाइट। आसमान छू रही है। आम आदमी, आपने उज्ज्वला योजना और बाकी नाम नेहाद योजनाओं के तहत एक सिलेंडर गृहिणी को देकर उसके बाद वो दूसरा सिलेंडर खरीद ही नहीं पा रही है। पेट्रोल के दाम नहीं देख लीजिए, चलिए डीजल के दाम देख लीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था। बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर। जहांजेब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए और अपने अपने एजेंडे को बताने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और बीजेपी का जिक्र करेंगे, क्योंकि बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, और एनसी और पीडीपी पर वार किया गया है। खासतौर पर आपको जानकारी दे दें, अब्दुल्ला मुफ्ती परिवारों ने लोगों को लूट लिया है, ये बीजेपी कह रही है कार्यकारिणी की बैठक में। अब बीजेपी बनाएगी लोगों को मजबूत और लोगों को मजबूत करने वाली सरकार, ये कहते हुए बीजेपी नजर आई है, चाहे फिर रविंद्र रैना साहब हो या फिर तरुण चुग
साहब हों, ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर साथी हैं जम्मू से। इस वक्त आपको बताएंगे कि क्या कार्यकारिणी में और कहा गया और एजेंडा क्या था। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए जम्मू से सीधा लाइव। विनोद, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खासतौर पर क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, हर एक पार्टी को हम देख रहे हैं। जम्मू के अंदर इस वक्त आप हैं, जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती भी है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हम देख रहे हैं। एजेंडा क्या है? क्योंकि लोगों को बताया जा रहा है कि भैया आगे आने वाले समय में आप समझ लीजिए कि हम आपका भला करेंगे। एजेंडा क्या था इस कार्यकारिणी बैठक का? देखिए हर्ष, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है उसके मुताबिक हर 3 महीने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, रूटीन बैठक है, लेकिन हर बैठक में एजेंडा जरूर रहता है। इस बार एजेंडा यह है कि परिसीमन, जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन मार्च तक आनी है और उस मार्च के रिकमेंडेशंस के बाद क्या तैयारियां की जानी है, किस तरीके से इलेक्शन अगर समय पर हो जाते हैं, जो वादा अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने किया था उसके मुताबिक अगर समय पर इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन को लेकर के क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस पर चर्चा की जा रही। दूसरी बड़ी बात यह कि 50+ ये नया स्लोगन एक मरतबा फिर उन्होंने दिया कि 50 से ज्यादा सीटें लेकर के, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 90 सीटें टोटल बननी है और 83 सीटों के साथ +7 सीट्स और होनी है। 90 सीटों पर 50 लेकर के आप पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं, ये दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज भी ये दावा उन्होंने किया है, चाहे तरुण चुग हो या प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हो, दोनों ने ये दावा किया है कि 50+ सीट्स लेकर के हम सरकार बनाएंगे। हालांकि चिंता की बात यह है, जो हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद की कॉल दी थी और बंद सफल रहा, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है और ये भी चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिरकार ये व्यापारी तबका जो भाजपा के साथ एकजुट होकर के चलता था, ये नाराज क्यों है। दूसरी बड़ी बात, ये सिलेक्टिव किलिंग कश्मीर में हो रही है और जो कश्मीरी लोग, जो कश्मीरी हिंदू कहें, जो कश्मीर में बसे हुए थे वो वापिस आ गए, उनकी वापसी को लेकर के भी इस पर चर्चा की गई। लेकिन विनोद, इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही कार्यकारिणी की बैठक हुई है। लेकिन विनोद, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप सीनियर साथी हैं, खासतौर पर चुनाव भी जम्मू कश्मीर के कवर करते रहे हैं, मजबूत हो रही है बीजेपी जम्मू के अंदर? क्योंकि जम्मू के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस बीजेपी को है, आगे आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी अपनी नैया पार लगा लेगी। लेकिन कश्मीर के अंदर क्या स्थिति है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम नेताओं को सुन रहे थे, वकास साहब ने बोला पीडीपी पर हमला बोल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोल रहे हैं। जो रीजनल पार्टियां एक समय में एक होती हुई नजर आ रही थी, अब बिखरी बिखरी नजर आ रही हैं, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना एजेंडा है और ये आगे का रास्ता तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के लिए खासतौर पर कश्मीर के अंदर कितनी चुनौती है और जम्मू के अंदर क्या बीजेपी मजबूत हुई है या थोड़ी कमजोर आपको दिखती है? खासतौर पर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा विनोद। देखिए हर्ष, एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर जिसको बोलते हैं वो काम करता है, हमें ये मान करके चलना पड़ेगा जी। किसी हद तक शुरुआती दौर में जब 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ और 35 को हटाया गया, उसके बाद जम्मू प्रोविंस के लोगों में, खासतौर पर जो हिंदू बेल्ट है, उसमें भाजपा को बहुत बड़ा समर्थन मिला था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, जो सच्चाई है, सदाकत है, रफ्ता रफ्ता जब ब्यूरोक्रेसी हावी होने लगी, सरकार और आवाम के बीच में खाई बढ़ती जाने लगी, फिर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, माइनिंग का इश्यू होता है, लोगों को रेत और बजरी के लिए दरबदर होना पड़ता है, महंगी खरीदनी पड़ती है, फिर काफी सारे लोग जो लीकर पॉलिसी के तहत पीड़ित होते हैं, और जब ये बात कही जाती है कि रिलायंस के आउटलेट्स खुल रहे हैं, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव जरूर डालती है। शुरुआत में जब मैंने कहा कि एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर रहता है, आप माने ना माने, ये सरकार केंद्र में बीजेपी की सरकार, एनडीए की, बीजेपी की अगुवाई वाली, और जम्मू में अगर उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, डायरेक्ट केंद्र के अधीन सरकार चल रही है, तो यहां पर भी आवाम ये जानती है कि जम्मू कश्मीर में भी के बीजेपी की ही सरकार है। तो कहीं ना जब सरकार होती है तो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर रहता है। अगर हम कश्मीर की बात करें हर्ष, तो कश्मीर में डिवाइडेड हाउस बना है। पहले हम देखते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की 2 मूल पार्टियां होती थी जहां कश्मीर में जिनका वर्चस्व रहता था। फिर पीडीपी बनी, पीडीपी के बाद पीडीएफ बनी, पीडीएफ के बाद अपनी पार्टी बनी, उसके बाद पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बनी, यानी बहुत सारे वहां पर डिवाइडेड हाउस बन चुके हैं। तो वहां पर जो
बहुमत मिल जाओ जो सीट्स मिलेंगी, लेकिन विनोद, एक बात आपसे और समझना चाहूंगा विनोद, क्योंकि खास तौर पर हम देख रहे हैं किसी भी चुनाव में होते हैं एक फैक्टर जरूर होता है, जातीय समीकरण जिसे हम कहते हैं। अब कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जम्मू के अंदर आबादी के हिसाब से हम देखें तो हिंदूस की ज्यादा संख्या है, गुजर ये सब मिला के सब चीजें हैं। क्या ये फैक्टर बीजेपी के लिए अहम रखेगा या डेवलपमेंट का इश्यू? क्योंकि व्यापारी वर्ग की जो कश्मकश इस वक्त हम देख रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रही है, तो क्या ये फैक्टर भी अहम रखता है खासतौर पर? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, कश्मीर में अलग जम्मू में अलग, कि हाँ दोनों वर्गों को साधा सा सके, जब तक आप जम्मू कश्मीर को एक करके नहीं लेंगे आपकी जीत आगे आने वाले समय में पक्की नहीं हो पाएगी, ये सब समझ रहे हैं खासतौर पर। जी बिल्कुल हर्ष, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब कश्मीर में संबोधित किया तो कुछ लोगों ने यह कहा था कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि हमें कश्मीरी युवाओं से बात करनी चाहिए, कश्मीर की आवाम से बात करनी चाहिए, ना कि पड़ोसी मुल्क से बातचीत करनी चाहिए। एक संदेश उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं है कि पड़ोसी मुल्क से बातचीत की जाए। दूसरा, आपने विकास और जातीय समीकरण को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। विकास भी एक मुद्दा रहता है, लेकिन जातीय समीकरण या यूं कहें कि पहाड़ी भाषी लोग हैं जिनको आरक्षण मिला है, अगर उनको एसटी का दर्जा दिया जाता है और राजनीतिक आरक्षण मिल जाता है, क्योंकि एसटी को राजनीतिक आरक्षण देने का वादा किया है और दिया भी जा रहा है, तो अगर पहाड़ी भाषी लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिलता है तो तब तस्वीर आयदा बिल्कुल अलग होगी, थोड़ी हटके होगी और परिस्थितियां भी उसमें हटके होंगी। क्योंकि बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि अगर पहाड़ी भाषी लोगों को राजनीतिक आरक्षण दिया जाता है तो बीजेपी को बेनिफिट होगा, वो कश्मीर में भी होगा और यहां पर जो मुस्लिम बहुल एरियाज हैं वहां पर भी इसका लाभ जो मिल सकता है। विनोद, इन बातों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीनियर नेता हैं, इन बातों को बताते रहिएगा, दर्शकों को समझ